नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम आज आ चुके हैं फिर से अपना तीसरा पार्ट लेके नेशनलिज्म इन इंडिया का। और आपने जो 2 वीडियो को रेस्पॉन्स दिया है वो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। कृपया करके बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। आप कुछ ही मिनट का वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। और उससे ये नहीं है, मेरा कोई लॉस नहीं है, मेरे को तो वीडियो बनाने ही है आपके लिए, आपको प्रोवाइड करना है मटेरियल, आपको जो भी वीडियो वगैरह प्रोवाइड करनी है, मेरा तो काम है प्रोवाइड करना। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए। क्लियर। आप जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें आप, उसी के बाद आपको चीज़ें समझ आएंगी, कनेक्ट करने में तभी मज़ा आएगा। क्लियर। आज आगे बढ़ते हैं नेशनलिज्म इंडिया के तीसरे पार्ट में। तो जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इस सीरीज जो स्टार्ट करी है चैप्टर वाइज, तो उसका तीसरा पार्ट आज हमने रिकॉर्ड किया है आपके लिए। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो पीछे चीज़ें ख़त्म करी थी, आपको पता है हमने कहाँ ख़त्म करा था। तो खिलाफत मूवमेंट वगैरह हो चुका था, हमने देखा था जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था वो पढ़ा था, जनरल डायर के बारे में, और कैसे गांधी जी अब सब लोगों को एक साथ लाना चाहते थे। तो किसके थ्रू? खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू। अब सबसे बड़ी बात होती है वाई नॉन कॉपरेशन। गांधी जी नॉन कॉपरेशन क्यों करना चाहते थे? नॉन कॉपरेशन का हिंदी मतलब होता है असहयोग आंदोलन। गांधी जी असहयोग आंदोलन क्यों चाहते थे? आखिर क्या था असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन कैसे फायदा होगा? कैसे असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट का एक साथ चलना है, ठीक है। कैसे खिलाफत मूवमेंट के थ्रू हम लोग मुस्लिमों को एक करेंगे, कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू हम लोग हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि हिंदू, ठीक है, प्लस मुसलमानों की क्या हो, यूनिटी हो। और इस हिंदू प्लस मुसलमानों की यूनिटी से क्या कर सकते हैं हम लोग? मास स्ट्रगल। क्लियर बेटा। इससे कर पाएंगे हम लोग मास स्ट्रगल। तो हम देखते हैं गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या किया था, कैसे स्टार्ट किया था, क्या था ये। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं क्या, इन हिज फेमस बुक, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज नाम की बुक थी ये, ठीक है। हिंद स्वराज नाम की एक बुक लिखी थी गांधी जी ने 1909 में, ठीक है। इसमें क्या लिखा था? महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैज सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। देखिए, गांधी जी हमेशा से ये कहते थे कि जो ब्रिटिश का रूल है इंडिया में वो किसकी वजह से है? आपके इंडियंस की वजह से। और अगर इंडियंस इन ब्रिटिशर्स का साथ ना दें तो क्या होगा कि जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश साम्राज्य सिर्फ कुछ ही दिनों में ढह सकता है अगर हम उनको कोऑपरेट ना करें। दैट्स वाई गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। क्लियर। तो इसको आप याद रखिएगा। हिंद स्वराज बुक कब आई थी आपकी? 1909 में। क्यों याद रखिएगा? क्योंकि आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, मैं बता चुका हूं गांधी जी कहते थे अगर इंडियन मना कर दे कॉपरेशन के लिए, ठीक है, ब्रिटिश रूल क्या होगा? वुड कोलैप्स, यानी कि ढह जाएगा। कितने दिन में? विद इन ए ईयर, एंड स्वराज वुड कम, ठीक है। क्या कि कुछ ही दिनों में आपका ब्रिटिश रूल ढह सकता है और इससे क्या होगा कि आपका स्वराज आएगा वापस। क्लियर। उसके बाद क्या था कि हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जो नॉन कॉपरेशन है वो एक मूवमेंट कैसे बना? हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए, नॉन कॉपरेशन आपका मूवमेंट कैसे बन गया? क्लियर। एक ऐसी चीज जिसको गांधी जी बहुत पहले से चाह रहे थे। गांधी जी ने जब आपका आंदोलन किया, इससे पहले आंदोलन देखा था जब गांधी जी ने रॉयल्टी एक्ट के पक्ष में, तब वो एक मूवमेंट नहीं बन पाया। क्लियर। तो अब गांधी जी क्या चाहते थे? मास मूवमेंट। तो गांधी जी ने सहारा लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। और सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है एक, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, नॉन कॉपरेशन था, वो मूवमेंट कैसे बना? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी चाहते थे कि जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे करके स्टेजेस में, स्टेजेस का मतलब आप समझ सकते हो कि एक एक करके चीजों का जो हम बॉयकॉट करेंगे, यानी कि जो असहयोग करेंगे, नॉन कॉपरेट करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके चीजों का क्या करेंगे? असहयोग करेंगे, ठीक है, नॉन कॉपरेट करेंगे उनको। तो सबसे पहले गांधी जी क्या करते हैं भैया कि बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। गांधी जी कहते हैं हम बॉयकॉट करेंगे किसका? आपके सिविल सर्विसेज का, ठीक, सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट करेंगे। उसके बाद
दूसरा किसका, आर्मी का बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, जो ब्रिटिश आर्मी थी, ठीक। उसके बाद किसका बॉयकॉट करेंगे, ब्रिटिश पुलिस का, ठीक, ब्रिटिश पुलिस का बॉयकॉट करेंगे। देन हम कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भी ब्रिटिशर्स ने कोर्ट्स बना रखे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रखी है, उन सबका धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। इसीलिए गांधी जी ने क्या कहा कि मूवमेंट क्या होना चाहिए, आपका अनफोल्ड होना चाहिए स्टेजेस में, धीरे धीरे, ये नहीं कि एक ही बारी में आपने मूवमेंट लॉन्च कर दिया, बहुत बड़ा सा मूवमेंट चल रहा है, नहीं, एक बारी में धीरे धीरे करके गांधी जी ये चीजें चाहते थे, क्योंकि अगर एक बार में फिर से वही हाल होता जो गांधी जी पहले देख चुके थे। क्लियर। उसके बाद गांधी जी स्कूल्स क्या चाहते थे कि जो आपके स्कूल्स में जो भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, जो भी युवा, जो भी लोग थे, वो स्कूलों का भी क्या करें, बॉयकॉट करें। क्लियर। तो गांधी जी चाहते थे, आप ध्यान रखिएगा कि बॉयकॉट किस चीज का, सबसे पहले सिविल सर्विसेज का, ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, एंड स्कूल्स का। क्लियर। तो इन सब का क्या है कि बॉयकॉट होना चाहिए। उसके बाद फॉरेन गुड्स, यानी कि जो भी फॉरेन गुड्स हैं आपके, फॉरेन गुड्स यानी कि जो भी विदेशी चीजें हैं, हमें उनका भी क्या करना है, फुली बॉयकॉट करना है। क्लियर। तो प्लीज बेटा आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी किन किन चीजों का बॉयकॉट चाहते थे। तो सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, ये कुछ चीजें थी गांधी जी जिनका बॉयकॉट चाहते थे। देखिए सिविल सर्विसेज में इंडियंस भी थे, आर्मी में भी इंडियंस थे, पुलिस भी में भी इंडियंस थे, यहाँ पे भी इंडियंस थे, यहाँ भी इंडियंस थे, ये इंडियंस खरीदते थे। तो जब हम इतनी चीजें अपने ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज कर रहे हैं उनको दे रहे हैं, तो जब हम उनकी इन चीजों का क्या करने लगेंगे, जब हम उनकी इन चीजों का बॉयकॉट करने लगेंगे, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ब्रिटिशर्स का जो राज है, ब्रिटिशर का जो राजकाल है, वो अपने आप कोलैप्स हो जाएगा, वो अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखो, हिस्ट्री में जितनी भी चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आप गांधी जी की एक चीज देखो, यहाँ से जो अनडायरेक्टली जो सजेशन था क्या था, ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, और जब इकोनॉमी खराब हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए थे, आपको क्या लगता है। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेस। पहली बात तो हमारा ज्योग्राफिकल रीजन ही ऐसा पड़ता है, हम ऐसे ज्योग्राफिकल रीजन में बैठे हुए हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, पॉजिटिव है हमारे लिए, दैट्स वाई ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे आए थे। क्लियर। तो जब हम उनकी इकोनॉमी को ठेस पहुंचाएंगे, जब इकोनॉमी को ठेस पहुंचाते हैं तो क्या होता है कि नॉर्मल सी बात है, इंसान को हर्ट होगा, और इंसान को अगर हर्ट होगा ना, तो समझ जाइए कि उसका क्या होगा कि वो चीजें फिर छोड़ देगा। इसीलिए गांधी जी ने ये बात बोली थी। ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज है, एक मेरी थॉट है, उस चीज को याद रखना हमेशा, कि इफ यू वांट टू मेक ए कंट्री और ब्रेक ए कंट्री, अगर आप किसी कंट्री को बनाना चाहते हैं तो उनकी इकोनॉमिक सुधार दीजिए, कंट्री अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर किसी कंट्री को बिगाड़ना चाहते हैं, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए आप। क्लियर। तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उस कंट्री के साथ आप युद्ध मत करिए, ये सब मत करिए, उनके साथ बिजनेस करना बंद कर दीजिए, ठीक है, उनके गुड्स को खरीदना बंद कर दीजिए। अगर मान लीजिए जैसे अपना एक मूवमेंट चला था, अभी बीच में क्या हुआ था, जब हम लोग डोकलाम वाली चीजों पे लड़ रहे थे, तो बीच में एक मूवमेंट चला था कि बॉयकॉट चाइनीज थिंग्स। तो बेटा चाइनीज थिंग्स का बॉयकॉट करना मतलब क्या था, उससे ये था कि उनकी इकोनॉमी को ठेस पहुंचेगी, ठीक है, और जब इकोनॉमी को ठेस पहुंचेगी तो हो सकता है कि वो हमारे फेवर में कुछ काम करे, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी चीज है किसी भी कंट्री के लिए। इसीलिए गांधी जी कहते थे इन सब चीजों का बॉयकॉट करोगे तो ब्रिटिशर्स अपने आप चले जाएंगे, ऐसा लगता था गांधी जी को। दैट्स वाई गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसीलिए इसको असहयोग आंदोलन ही बोला गया है कि हम उनके साथ सहयोग करेंगे ही नहीं। जब आप किसी के साथ कॉपरेट नहीं करते हो ना, तो सामने वाला बंदा जो होता है, सामने वाला इंसान होता है, वो वैसे ही आपके अंदर अनइंटरेस्टेड हो जाता है, फिर आपसे मतलब रखना कम कर देता है। तो यही गांधी जी की थ्योरी थी। क्लियर। उसके बाद देखिए क्या है कि देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अब गांधी जी ने जब ये मूवमेंट चलाया, हर जगह पे बॉयकॉट हो रहा था, गांधी जी की बात लोग मानने लगे थे, ठीक है, तो देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन,
ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। गांधी जी ने कहा था कि अगर किसी भी केस में गवर्नमेंट हमको रिप्रेस करती है, ठीक, तो हम क्या चलाएंगे, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, जिससे क्या होगा उसको हम आगे पढ़ेंगे। ये अलग से मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स क्या है तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बेटा ये डिस्कस करते हैं। बस इतना याद रखिए, गांधी जी ने बोला कि जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो इन केस अगर कोई भी रिप्रेशन पॉलिसी अपनाता है, ब्रिटिशर अगर रिप्रेशन पॉलिसी अपनाते हैं, तो हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। क्लियर। थ्रू द समर ऑफ 1920, जब आपके क्या बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी 1920 के टाइम पे, महात्मा गांधी और शौकत अली, महात्मा गांधी और शौकत अली ने क्या करा, टूर करा। ठीक है, टूर किस लिए किया कि मोबिलाइज करनी थी उनको पॉपुलर सपोर्ट, ताकि सपोर्ट अपने सपोर्ट में लोगों को ला सकें और जिससे क्या स्टार्ट करें, वो मास मूवमेंट स्टार्ट करें। तो किसने पूरे मतलब बहुत लंबा टूर इन लोगों ने किया, किसने, गांधी जी ने एंड शौकत अली ने। ये देश के कई जगहों में गए और जिससे लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करा, ताकि भैया अपना एक मास मूवमेंट स्टार्ट कर सकें, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। मैनी विद इन द कांग्रेस, लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हमारे आइडियाज से खुश नहीं होते। गांधी जी आपको पता है बिलोंग करते थे किससे, आपके गांधी जी बिलोंग करते हैं कांग्रेस से। ठीक है, और कांग्रेस के बहुत सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये आइडिया, जो मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कनेक्टेड अबाउट द प्रपोजल, ठीक, वो कहीं ना कहीं कंसर्न अबाउट द प्रपोजल, वो कंसर्न थे। दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर द नवंबर 1920। बहुत सारे लोग क्या चाहते थे कि जो इलेक्शन हो रहे थे उनको बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे, ठीक है, जो नवंबर 1920 में होने वाले। द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएटेड विद पीपल, ठीक है, बॉयकॉट का मतलब क्या है, रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएटेड विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और बाई एंड यूज थिंग्स, यूजुअली ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। देखो प्रोटेस्ट का मतलब यानी कि विरोध का मतलब हमेशा ऐसा ही नहीं है कि सड़क पे जाके टायर जलाओ, ये करो वो करो, नहीं, विरोध हम विरोध करने का तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। विरोध करने का सीधा मतलब है कि आप कोई भी इंसान है उसकी चीजों को क्या करो, बॉयकॉट कर दो। क्लियर। बॉयकॉट करने से क्या होगा कि उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचेगी। क्लियर। हानि का मतलब क्या है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, जिससे हो सकता है वो चीजें हमारे फेवर में करे। क्लियर। अब देखो, दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लेड टू द पॉपुलर वायलेंस। बहुत सारे लोगों को ये डर लगता था कि हो सकता है भैया कि आपका जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं किस चीज पे ले जाएगा, द फियर दैट द मूवमेंट माइट लेड टू द पॉपुलर वायलेंस। वायलेंस हो सकती है आपकी, ठीक, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। क्लियर। वही वाली वायलेंस, रॉकी भाई वाली वायलेंस, ठीक है। तो वायलेंस हो सकती है, और वायलेंस होगी तो नॉर्मल सी बात है, गांधी जी कभी भी वायलेंस के फेवर में नहीं थे। गांधी जी हमेशा एक नॉन वायलेंट पर्सन रहे थे। गांधी जी का सिद्धांत ही था अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। गांधी जी एक ही धर्म पे चले थे, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी अपने मूवमेंट से कभी नहीं चाहते थे कि क्या हो, वायलेंस फैले। क्लियर। तो अगर वायलेंस फैलेगी तो ये गांधी जी के मूवमेंट के खिलाफ था। सत्याग्रह में कभी भी वायलेंस फैलाना नहीं सिखाया गया। क्लियर। उसके बाद देखिए बेटा, एक बात कहनी थी। आप सब लोग कमेंट करते हो कि सर थोड़ा इको का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा लाइटनिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो समय रहते सारी चीज़ें सुधारी जाती हैं, सारी चीज़ें अभी नई नई है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि आप कंटेंट से मतलब रखिए, आप पढ़ने से मतलब रखिए। आपको उस चीज़ में कहीं दिक्कत आ रही है तो उसका सजेशन ज़्यादा दीजिए। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है वो बताइए, बाकी आप ये बताते हो अच्छी बात है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। समय रहते वो भी सुधार दी जाएंगी, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, एकदम से हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते। हर चीज़ बिल्कुल जीरो लेवल से ही स्टार्ट करना चाहिए। क्लियर। तब जीरो लेवल से चीज़ें क्या करनी चाहिए, ऊपर, ठीक। हमेशा आप बिल्कुल कोई चीज़ है बिल्कुल अप लेवल पे एकदम बिल्कुल यहाँ जाके स्टार्ट करो तो फिर सही नहीं है चीज़ें। हमेशा आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करो। आप लोग क्लास से स्टार्ट करते हो क्या, आपको डायरेक्ट क्लास 10th या 12th में भेज दिया जाता है, नहीं ना। आप सीधे कहाँ, केजी, ठीक है, उसके बाद यूकेजी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ,
इस तरीके से आप एक एक लेवल, जैसे गांधी जी मूवमेंट हमने देखा ना, गांधी जी ने भी अपना मूवमेंट कैसे करा, अनफोल्ड करा स्टेजेस में। तो सारी जो लाइफ होती है ना, लाइफ भी स्टेजेस में चलती है, तो हर स्टेज पे एक नया चेंज आता है। हो सकता है बाय गॉड ग्रेस और सब कुछ सही रहा तो इससे भी बेटर कर लें हम कुछ ही दिनों में। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, तब तक आप कंटेंट देखिए। आपको कुछ पढ़ाई में कोई दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, आप बताइए मेरे को। और वीडियो में अगर कहीं भी कोई दूसरी दिक्कत दिख रही है तो आप बताइए, ठीक है। दूसरा, हम अभी हमारे पास प्रोजेक्टर का सेटअप है, तो जो चेहरे पे जो लाइट आती है वो कुछ और नहीं, वो प्रोजेक्टर की लाइट है, क्लियर। बाकी आपको कंटेंट समझ में आता है, ठीक। आपको मेरी शक्ल से इतना क्या लेना देना है, आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई से मतलब रखिए थोड़ा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ। At the Congress session at Nagpur, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. गांधी जी ने बोला था, इसलिए देखिए गांधी जी की एक ऐसी पहचान थी, किसके बाद, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल आंदोलन के बाद, कि कोई भी गांधी जी की बात को टाल नहीं सकता था। गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन सक्सेस बनाए थे। इसकी वजह से जब ये जो दिक्कतें चल रही थी, ये जो दिक्कतें चल रही थी, उसमें क्या हुआ, एट द कांग्रेस सेशन 1920 दिसंबर, कांग्रेस का जो सेशन हुआ कहाँ पे, नागपुर में। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लियर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, आपकी मैपिंग के लिए, क्लियर, मैपिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, ठीक। आपका नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, क्लियर। ये आपका काम चलाऊ मैप है, ठीक। तो आपका महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है, ठीक। महाराष्ट्र में आपका मुंबई यहाँ पड़ता है, तो इससे थोड़ा सा दूर रखिएगा। इधर बॉर्डर पे आपका क्या पड़ेगा, नागपुर पड़ेगा, क्लियर। तो नागपुर सेशन आपको याद रखना है, किसकी वजह से, क्योंकि मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिख लीजिएगा इसको, आप राइट डाउन कहीं पे भी। और जब भी आप वीडियो देखें तो प्लीज आप चाहें तो एक कॉपी, छोटी सी कॉपी, ठीक है, एक छोटी सी कॉपी लेके बैठ सकते हैं, जिससे आप सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख लीजिए, जिससे आपको जब चैप्टर आप पढ़ो तो आपको कनेक्ट करने में आसानी रहे। कभी कभी बच्चों के साथ पता है क्या होता है, कि वो ऊपर जो नॉन कॉपरेशन है उसको कभी कहीं ऊपर नीचे पढ़ते हैं। नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस 2 बार हुआ था, तो बच्चे सीक्वेंस भूल जाते हैं। तो जब आप सीक्वेंस में चीजें पढ़ने लगोगे तो आपको अपने आप क्या होगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट द कांग्रेस सेशन नागपुर, तो यह क्या हुआ, कंप्रोमाइज हुआ, कंप्रोमाइज काम कर गया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया गया, एडप्ट कर लिया गया, क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड। अब जो मूवमेंट है वो अनफोल्ड कैसे हुआ, कैसे खुला, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन था, मूवमेंट अनफोल्ड कैसे हुआ, क्या किया हुआ, हु पार्टिसिपेटेड इन इट। मूवमेंट इज ऑल अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। मूवमेंट क्या है, कि मूवमेंट जो भी है ना, मूवमेंट इज ऑल अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। लोग जब तक मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मूवमेंट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन उठता है कि इस मूवमेंट के अंदर आखिरकार पार्टिसिपेट किसने किया, किन उन लोगों ने भाग लिया, ठीक। उसके बाद हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप थे वो कंसीव, यानी कि मान किसके लिए, आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्लियर। ये कुछ क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन है, इनका जवाब क्या था, द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ जुलाई 1922। ये देखिए, ये हमने बॉयकॉट करना स्टार्ट करा किसका, फॉरेन क्लोथ का, जुलाई 1922 में। एक आपके सिलेबस से एक चैप्टर है जो रिमूव कर दिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम का चैप्टर है वो आपकी हिस्ट्री से हटा दिया गया है, क्लियर। आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है, कौन सा, द एज ऑफ, ठीक है, इंडिया इंडस्ट्रियल, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हिस्ट्री से। उसमें आपको पता चलता कि ये जो फॉरेन क्लोथ वाली जो बात है इसका क्या रोल है। और फॉरेन क्लोथ आपके धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बनती गई थी। आपका मैनचेस्टर नाम की एक जगह है, ठीक है, ब्रिटेन में, ठीक है। तो क्या है, जो मैनचेस्टर है वो सबसे बड़ा हब है जहाँ पे कपड़े बनते हैं, क्लियर। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पता है कैसे कहा जाता है, सूरत, ठीक। तो जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, सूरत को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि कपड़े का उद्योग बहुत ज्यादा है वहां पे। तो धीरे धीरे करके जो फॉरेन के जो गुड्स आए थे, यानी कि जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री से जो कपड़े आ रहे थे वो इंडिया में फॉलो हो रहे थे।
लोगों ने पहनना स्टार्ट कर दिए थे, सस्ते कपड़े होते थे क्योंकि इंडस्ट्री से बन रहे थे, लोग अफोर्ड कर पा रहे थे। तो गांधी जी ने सबसे पहले यही चीज कि फॉरेन के जो क्लोथ थे उनको क्या करवाया, पूरी तरीके से बॉयकॉट कराया, यानी कि द बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन क्लोथ, जुलाई 1922, जुलाई 1922 को हम लोगों ने फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट करा। उसके बाद फॉरेन क्लोथ वाज सीन एज द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड द कल्चरल डोमिनेशन। क्या था, फॉरेन क्लोथ, जो आपके फॉरेन क्लोथ थे वो क्या थे, सीन, वो एक सिंबल है किस चीज का, आपकी ब्रिटेन की इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन का। हम जो कभी कभी क्या होता है, आप ब्रिटेन को हम जो आज अपने जो कपड़े पहनते हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। हम लोग ट्रेडिशनल वियर कम पहनते हैं, और ट्रेडिशनल वियर हम पहन भी नहीं सकते क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल वियर में कहीं ना कहीं धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा और ये सब चीजें आती हैं, और जिनको पहनना आज पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ लोग पहनते नहीं है, लोग पहनते हैं बहुत सी जगह पे आज भी, उनके जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। आप साउथ स्टेट्स देख सकते हो, कभी कभी राजस्थान में भी लोग कल्चर फॉलो करते हैं, गुजरात में अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल वियर पहना, लेकिन हम ट्रेडिशनल वियर पहनते कब, आपको ये भी पता है। हमारे घर में शादी ब्याह होगा तब हम ट्रेडिशनल वियर पहनते हैं, अदरवाइज हम लोग ज्यादातर अपनी लाइफ को अब वेस्टर्न कल्चर में काट देते हैं। वेस्टर्न कल्चर ही को हम बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे हैं, यहाँ की आम जिंदगी में भी हमारा वेस्टर्न कल्चर फॉलो होने लगा है। ठीक, कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन से, कल्चर से दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्लियर। डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट इन द टाउन्स। ठीक है, इसकी बात करेंगे, जो मूवमेंट है आपका टाउन्स में, ठीक, क्या था ये, different strength within the town movement. The non-cooperation खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921। प्लीज राइट डाउन दिस, आप लिख लीजिएगा इसको, कि जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, इसको नाम दिया गया था क्या, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट आपका स्टार्ट कब हुआ है बेटा, जुलाई 1921, जनवरी 1921 सॉरी, आपका जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था। क्लियर। तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था पूरा बॉयकॉट के साथ हुआ था, फुल बॉयकॉट के साथ ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसमें क्या हुआ था, वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। ठीक है, ईच विद इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। अब ये जो लाइन है आपकी, ईच विद इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, क्या मतलब है इसका, देखो गांधी जी ने मूवमेंट तो स्टार्ट कर लिया, क्लियर, मूवमेंट स्टार्ट कर लिया, और गांधी जी ने मूवमेंट को नाम क्या दिया गया, ठीक है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन यानी कि जो नॉन कॉपरेशन वाली बात है, तो लोगों को एक विजन दिखाएगा कि हम भैया किसके लिए कर रहे हैं, स्वराज के लिए। खिलाफत का मूवमेंट, खिलाफत वाला जो मुद्दा था वो था खलीफा, ओटोमन टर्की एम्पायर का जो लीडर था खलीफा, उसके लिए मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। क्लियर। तो इसमें जो पार्टिसिपेट तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि सबने जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, मूवमेंट में तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन किसी का भी कॉमन कॉज नहीं था, किसी ने भी मूवमेंट के अंदर कॉमन कॉज नहीं रखा। सबका मूवमेंट जो था वो अपने अपनी इच्छाएं, उनकी जो डिजायर थी, उनके जो एस्पिरेशन थे, ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, अपने स्पेसिफिक एस्पिरेशन के लिए मूवमेंट को, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था लोगों ने। क्लियर। उसके बाद ऑल ऑफ देम रेस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये किसकी कॉल पे आए हैं, स्वराज की बात को सुन के हैं, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग टू द डिफरेंट पीपल। देखो, इसको तुम समझो किससे, इस चीज से, डेवलपमेंट। हो सकता है आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होता हो, मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और है। आपके लिए एक बाइक लेना डेवलपमेंट है, मेरे लिए एक कार लेना डेवलपमेंट है। मुझसे भी ज्यादा कोई पैसे वाला है, उसको फरारी लेनी है, मुझसे भी ज्यादा कोई पैसे वाला है, उसको कुछ और करना है। तो सबके लिए डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है, अलग अलग है। ठीक, हम इस डेवलपमेंट के लिए एक किसी मूवमेंट में शामिल हो, ठीक है, बता दिया है मूवमेंट क्या है, उसका नाम है डेवलपमेंट, लेकिन उस डेवलपमेंट के मूवमेंट में जो हमारे एस्पिरेशन है, जो डिजायर है, वो बिल्कुल अलग अलग है। सेम हैपन टू दिस मूवमेंट। लोग स्वराज की कॉल बात तो सुन के आ गए थे, लेकिन उनके लिए इस टर्म का मतलब, इस स्वराज की टर्म का मतलब क्या था,
बिल्कुल अलग था, डिफरेंट थिंग टू द डिफरेंट पीपल। स्वराज का मतलब इन लोगों के लिए बिल्कुल अलग था, सेम नहीं था भैया। किसी के लिए स्वराज का मतलब कुछ था, किसी के लिए स्वराज का मतलब कुछ था। क्लियर। द मूवमेंट इन द टाउन्स। अब बात करते हैं जो मूवमेंट भैया कहाँ स्टार्ट हुआ, टाउन्स के अंदर। टाउन्स मतलब छोटे छोटे जो कस्बे थे उनके अंदर जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, उस मूवमेंट में क्या है। तो देखिए, द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। मिडिल क्लास, ठीक है। देखो, हर सोसाइटी के अंदर तीन क्लास होती है। फर्स्ट, रिच पीपल क्लास, मिडिल पीपल क्लास, फिर होते हैं पुअर पीपल क्लास। रिच पीपल क्लास में कौन आते हैं, पीपल लाइक अडानी, अंबानी, ठीक है, टाटा, बिरला, ये सब लोग आते हैं रिच क्लास में। कभी कभी ये लोग वो होते हैं, इनको क्या चाहिए, दे थिंक ऑलवेज अबाउट द प्रॉफिट। इनको अपने बिजनेसेस में प्रॉफिट चाहिए, रिच क्लास, ठीक है। कभी कभी ये कुछ चीजों की परवाह नहीं करते हैं, ठीक। उसके बाद होते हैं पुअर पीपल। पुअर पीपल क्या होते हैं, पुअर पीपलों को पता है कि हमको रोज का कमाना है, रोज का खाना है, ठीक। इनको 400 रुपये मिलेंगे, 400 रुपये में शाम को आटा ले जाना है, सब्जी ले जानी है, अपना खर्चा पानी चलाना है इसी में 400 रुपये में, ठीक। तो इनको मतलब नहीं होता है कि देश के अंदर क्या मूवमेंट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। दे डोंट केयर अबाउट द मूवमेंट ऑफ, बट पीपल ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, बड़े ड्रीमी लोग होते हैं। ड्रीमी लोग मतलब ये हमेशा ख्वाब देखते रहते हैं कुछ ना कुछ बड़ा करने की, हमको बड़ा करना है, बड़ा करना है, ठीक। यानी कि मिडिल क्लास का अगर कोई मूवमेंट होता है ना, तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन ये करेंगे। क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, चुनाव, ये डिस्कशन नहीं करते चुनाव उनाव का, ना ये डिस्कशन करेंगे। क्लियर। डिस्कस, चाय की टपरी पे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, बार्बर की शॉप पे जाओ, चाय की टपरी पे जाओ, गली नुक्कड़ पे कहीं पे भी जाओ, मिडिल क्लास पीपल होंगे जो बात करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीते हैं भैया सिर्फ उम्मीद पे। जिंदगी इनकी उम्मीद में निकल जाती है, उम्मीदों पे जीते हैं। उम्मीदों का मतलब होता है कि भाई साहब ऐसा हो जाए तो हमारे लिए ये हो जाएगा। हर चुनाव, जब भी चुनाव होता है, सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के बैठती है आपकी मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि पुअर क्लास को तो मतलब ही नहीं है, उसको पता है हमें कुछ मिलना नहीं है। उनने तो अपनी बस सिद्धांत बना रखे हैं कि हमें कुछ मिलना नहीं है। क्लियर। रिच क्लास पहले से ही ये समझ लीजिए कि ये तो देश चलाते ही लोग हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो कुछ परसेंटेज हैं, कुछ परसेंटेज तो हैं, लेकिन रिसोर्सेज पे कब्जा इनका ज्यादा है। क्लियर। रिच क्लास का। मिडिल क्लास वही बात कि जैसे मान लो कोई मूवमेंट हो रहा है, आप देखते हो तो उसमें क्या कि मिडिल क्लास किसान है, मिडिल क्लास लोग हैं, वो जाके पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब भी मूवमेंट का एंड होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है हमारे फेवर में आए, और हम मिडिल क्लास वालों को कुछ ना कुछ मिलेगा, जिससे हमारा और हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होगा, फायदा। इसलिए जब भी मूवमेंट होता है तो हमेशा ध्यान रखो, ये लोग जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। और जितने भी हमने मूवमेंट देखे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में द पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास, उसमें भी यही लाइन रिपीट होती है, यहाँ पे भी यही लाइन रिपीट होती है कि द पार्टिसिपेटेड, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो किसके, मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से स्टार्ट हुआ था। क्लियर। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा क्यों जरूरी है, और सिर्फ मिडिल क्लास ही मूवमेंट में ज्यादातर पार्टिसिपेट क्यों करती है। अब देखिए, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या करा आपके ने कि लेफ्ट, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड क्या थे आपके स्कूल्स थे, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इन लोगों ने क्या कर दिए, छोड़ दिए, मतलब लीव, लेफ्ट हो गए, वहां से निकल गए ये लोग, ठीक। उसके बाद हेडमास्टर और टीचर्स, इन लोगों ने रिजाइन कर दिया। अब यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इसका मतलब क्या है, हम 1921 की बात कर रहे हैं, और 1921 में गवर्नमेंट किसकी होगी भैया, गवर्नमेंट होगी आपके हमारे गोरे सरकार, ठीक है, ब्रिटिश लोगों की सरकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की थी। तो नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट कंट्रोल बोला गया, ब्रिटिश
कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यहाँ का मतलब है ब्रिटिश कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो लोगों ने जो ब्रिटिश कंट्रोल स्कूल्स कॉलेज थे उनको छोड़ दिया, बॉयकॉट कर दिया। हेडमास्टर ने इन स्कूलों में से, कॉलेज में से रिजाइन कर दिया। रिजाइन का मतलब होता है त्याग पत्र देने, इस्तीफा दे दिया। उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया यहाँ से। उसके बाद लॉयर्स, जो आपके वकील साहब थे, वकील साहब ने अपनी लीगल प्रैक्टिस जो थी, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे आपके, वो क्या कर दी, गेव अप। ठीक है, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। लॉयर्स ने भी, आपके वकीलों ने भी क्या कर दिया, प्रैक्टिसेस छोड़ दी। यही होता है नॉन कॉपरेशन, यानी कि आपका क्या है कि अब वो उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे गांधी जी का जो विजन है, गांधी जी का जो आइडिया है, धीरे धीरे सक्सेस होने लगा। ठीक है, गांधी जी को दिखने लगा कि मेरा आइडिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। मेरे कहने पे लोग आके क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मूवमेंट के अंदर। उसके बाद द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। क्वेश्चन यहां से आता है आपका, क्वेश्चन क्या आता है कि बैन एवरी वन इन द कंट्री बॉयकॉट द एवरीथिंग इंक्लूडिंग विद द प्रोविंसेस इलेक्शन, व्हाई द मद्रास प्रेसिडेंसी कैन नॉट अवॉइड द इलेक्शन और बॉयकॉट द इलेक्शन, व्हाई। देखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी ने इलेक्शनों का बॉयकॉट नहीं करा जो आपके प्रोविंशियल इलेक्शन होने वाले थे, प्रोविंसेस इलेक्शन होने वाले थे। ठीक है, क्यों नहीं करा, इसका बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है, ये देखिए। हमारे यहाँ पे एक पार्टी है, पार्टी थी उस टाइम पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। नॉन ब्राह्मण्स पार्टी। हम जब संविधान नहीं था, संविधान 1947 में बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, और आपका 1949 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार होता है। यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं संविधान को बनाने में। ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके चेयरमैन, हेड पर्सन जो रहते हमारे रहते डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो वर्ड लिया गया है नॉन ब्राह्मण्स, हमको शुरुआत से 4 वर्णा में बांट दिया गया था। 4 वर्णा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो अब ये जो नॉन ब्राह्मण्स जो बात आई है वो क्यों आई है, देखिए शुरुआत में जो दबदबा था, दबदबा यानी कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल लोग माने गए थे, ब्राह्मण्स को माना जाता था। और उस टाइम पे जो आपकी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, वो डोमिनेट थी किससे, ब्राह्मण से। ठीक है, और इन ये एक पार्टी थी आपकी कौन सी, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी भैया कहाँ पे, आपकी मद्रास में। और ये कैसी पार्टी थी, नॉन ब्राह्मण, इसमें कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं था। और ये कहते थे कि अगर हमारी पार्टी यानी कि नॉन ब्राह्मण पार्टी इलेक्शन में क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, तो उनको वो पावर मिल सकती है जो कांग्रेस एंजॉय कर रही है। यानी कि दूसरी पार्टी जो है फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। तो इन्हें लगता था कि भैया हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, हम इलेक्शन जीते तो हमें भी किसी ना किसी प्रकार की पार्टी में वो पावर मिल जाएगी जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा, इनको ऐसा लगता था। और ये जस्टिस पार्टी आपकी नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। तो यही रीजन है जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला था, और यही रीजन है कि मद्रास ने इन इलेक्शन को क्या नहीं करा था, बॉयकॉट नहीं करा था। ये देखिए आगे पंडित महाराज, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। यानी कि बात क्या है कि जो नॉन ब्राह्मण्स का हक का एग्जांपल दिया गया है कि समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, यानी कि इनको ऐसा लगता था कि हमको वो पावर मिल सकती है जो सिर्फ ब्राह्मण कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि जो ब्राह्मण्स के पास पावर होती है, तो हम इलेक्शन जीत गए तो हमें भी वो पावर मिल सकती है। देखो, समटाइम्स पावर इज मच इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। जहां पावर है, ऑलवेज रन बिहाइंड द पावर। हमेशा ये याद रखो कि पावर के पीछे भागो, पावर के पीछे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पावर है तो बाकी सारी चीजें अपने आप होंगी। पावरफुल पीपल, मतलब पावरफुल जो लोग होते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर। जहां पावर है वहां पैसा थोड़ा सा नीचे रहता है, पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हर कोई क्या चाह रहा था, यहाँ पे भी ये लोग क्या चाह रहे थे, पावर चाह रहे थे कि हमको भैया पावर मिल जाए। कौन सी पावर, जो अभी तक ब्राह्मणों के पास है, कुछ चीजें हैं जो ब्राह्मण ही कर पाते हैं, हमको पावर हमको भी चाहिए।
ठीक है, जस्टिस पार्टी के लोग। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। क्या था कि जो इफेक्ट थे किसके, नॉन कॉपरेशन के ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। सबसे पहले भैया हमने क्या करा, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। तुम ये देख रहे हो, ये सारे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये तुम देख रहे हो सारे लोग खड़े हुए हैं। खड़े होकर क्या देख रहे हैं, ये जो फॉरेन के जो कपड़े हैं ना उनको जलाया जा रहा है, जो फॉरेन गुड्स है ना उनको जलाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि होलिका दहन कर दिया, फॉरेन क्लोथ्स का होलिका दहन हो रहा है भैया। उसके बाद दूसरी चीजें क्या थी बालक, लिकर शॉप्स पिकेटेड। दारू की दुकानें थी ना उनको तोड़फोड़ कर दी गई। दारू की दुकान, अब कोई दारू नहीं पिएगा, ठीक है, दारू की दुकानों को तोड़फोड़ कर दिया गया कि कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ये गलत चीज होती है ना। तो उनकी शॉप्स को, तो ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाई विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ठीक है, और प्रोटेस्ट बाई विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। मतलब कोई भी इनके अंदर एंटर वेंटर नहीं हो सकता या फिर इनको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो लिकर शॉप पर रोक लगा दी गई कि भैया दारू वारू सही चीज नहीं है, दारू तो बॉयकॉट करवाओ बिल्कुल। कपड़े का बॉयकॉट हो रहा है तो लिकर शॉप्स का भी क्या होना चाहिए, लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। उसके बाद फॉरेन क्लोथ, ये देखो धीरे धीरे करके फॉरेन गुड्स को भी वहां पे बॉयकॉट कर रहे थे, और ये देखो आग लगा दी कपड़ों में। ठीक, तो फॉरेन गुड्स को क्या किया, वो फॉरेन क्लोथ को ह्यूज बॉनफायर्स में जला दिया गया। आपके कपड़ों को क्या कर दिया गया, जला दिया गया था। उसके बाद द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। अब देखो इससे क्या हुआ, जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो बिजनेस था 1921 और 22 के बीच, 1921 में जो आपका बिजनेस है वो 102 करोड़ का, ठीक है, और जो 1922 आते आते कितना रह गया आपका, 1922 आते आते 57 करोड़ रह गया। 57 करोड़ का मतलब क्या है, ये समझ सकते, कह सकते हो आधा बिजनेस। कितना ज्यादा डाउनफॉल हुआ एकदम से, एकदम से डाउनफॉल हुआ और बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। और यही चीज कौन चाहते थे, आपके गांधी जी। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे जो मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, व्यापारी लोग जो थे, इन्होंने मना कर दिया। क्या मना कर दिया, रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। इन्होंने मना कर दिया कि भैया हम फॉरेन गुड्स में और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड ये सब कुछ नहीं करेंगे, ना तो हम फॉरेन के गुड्स खरीदेंगे, ना ही फॉरेन ट्रेड करेंगे, ना ही फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करेंगे। ये सब कुछ इन लोगों ने मना कर दिया। यानी कि गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का असर बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक, गांधी जी के यहाँ पे, गांधी जी का ने जो एक विजन चलाया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ता गया और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई जो लोग कहते हैं ना, मतलब जिनका क्वेश्चन होता है गांधी जी को लेके, तो ये मैं मतलब यहाँ पे गांधी जी को सपोर्ट या वो नहीं कर रहा, मैं एक टीचर होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए गांधी जी ने कुछ बोला और लोग कितने मतलब अच्छे तरीके से उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं गांधी जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है देश के अंदर। गांधी जी की जो वैल्यू थी उस टाइम की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा थी, और गांधी जी ने जो हाइप क्रिएट करी थी वो बहुत ज्यादा थी। क्लियर। उसके बाद एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, धीरे धीरे बॉयकॉट का मूवमेंट बढ़ रहा था, स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था। पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ एंड बियरिंग ओनली द इंडियन वंस। लोगों ने मना कर दिया कि हम इंपोर्ट क्लोथ को नहीं पहनेंगे, हम सिर्फ भारतीय कपड़े पहनेंगे। क्लियर, सिर्फ भारतीय कपड़ों को ही पहनेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। अब देखो तुम प्रेजेंट में भी अभी सिनारियो देख रहे होगे, जैसे फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी वीडियो मिलती हैं। जैसे अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था कि एक इंसान है, वो किसी मेले में अपनी शॉप लगाया हुआ है, उसके पास मिट्टी के बर्तन है। मिट्टी के बर्तन का मतलब क्या है बेटा, कि उस पे मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई ले लो मिट्टी की, उस पे मिट्टी का तवा है जिस पे रोटी बना सकते हो, मिट्टी की बोतलें भी बनने लगी हैं। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं कहीं लोग कहते हैं कि हमको अपनी जो इंडियन गुड्स है उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ना कि फॉरेन गुड्स को। तो धीरे धीरे आज भी इंडिया में वही ट्रेंड हो रहा है। धीरे धीरे हम फिर से कहीं ना कहीं एक
जो देसी लाइफ स्टाइल होती है उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। देसी लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि मतलब तुम देसी का जो मतलब होता है ना, कुछ लोगों ने बड़ा गलत समझ रखा है। ठीक है, किसी से बोल दो देसी और ये वो तुरंत गाँव वाँव का विचारधारा ये ना है। देसी इन द सेंस मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो हमें जो अपनी विरासत में चीजें मिली थी उनसे फिर से हम कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन में खाना और ये सब। और आजकल तुम देखना, आप अगर कहीं शहर वगैरह में रहते हो तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि आप इतना जो बड़े बड़े कैफे रेस्टोरेंट और ये होते हैं इनकी तरफ इतना ज्यादा वो नहीं होते हो कि अट्रैक्ट नहीं होते, जितना अगर कोई रेस्टोरेंट खुल जाए और जैसे आपकी फ्रेंचाइजी में है, जैसे चौकी धामी और ये चौको जीवन वगैरह, तो वहाँ पे क्या गांव का कल्चर दिखाया तो आप बड़ा खुश हो गए, मतलब गांव का कल्चर है ये वो है ना, तो बड़ा सा खुश हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं वही चीजें थी। तो हमारी जो इंडियन हैंडलूम्स टेक्सटाइल मिल्स थी, यानी कि जहाँ पे इंडियन की जो टेक्सटाइल मिल्स कपड़े बनाती थी और इंडिया का जो मतलब हाथों से बनी हुई चीजें थी, वो क्या हुआ, बेंटअप हुआ। अब बेंटअप क्यों हुआ, क्यों बढ़ा, ये इंक्रीज क्यों हुआ? इंक्रीज बेटा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रिटिशर्स की सारी चीजों को क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। इसका फायदा कैसे हुआ, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स को और हैंडलूम्स वर्कर्स को। और उनका क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा बेंटअप इंक्रीज होता गया, बढ़ता गया। क्लियर? बट दिस मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन। और ये उसके बाद क्या होता है, एक सक्सेस मूवमेंट, एक लीग में चलने वाला मूवमेंट इतना सही चल रहा था और अचानक से क्या होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो मूवमेंट गिरने लगा, स्लो डाउन होने लगा। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत सारे रीजन है। खादी क्लोथ वाज मोर एक्सपेंसिव। खादी के जो कपड़े होते हैं ना, खादी जो होता है, खादी बहुत महंगा होता है। ठीक, मैं आपको एक लमसम एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप हो, आप खादी की शर्ट लेने गए। खादी की शर्ट आपको कितना बताया उसने, 1000 या 1500 रुपए का। ठीक है, 1000 या 1500 रुपए की उनने शर्ट बताई। ठीक, ओके। आप दूसरी शॉप पे गए, किसी दूसरी शॉप पे, और जहाँ पे आपको क्या कि शर्ट देखने गए और शर्ट आपको बताई 700 से 800 रुपए की। तो आप ये नहीं देखोगे, आपके अंदर वो एक देशभक्ति वाली वो नहीं है कि आप अपना पैसा देखोगे कि पैसा कितना बच रहा है। ठीक है, तो आप वो 700 से 800 वाली चीज ज्यादा प्रेफर करोगे इन कंपेयर टू खादी। हाँ, आपने 2 4 शर्ट वैसी खरीदी और एक शर्ट खादी की खरीद लो, चलता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब गांधी जी ने ये मूवमेंट किया था। तो इस मूवमेंट के टाइम पे क्या था, खादी भैया बहुत ज्यादा महंगी थी। लोगों के पास पैसा था नहीं। लोगों के पास पैसा क्यों नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही ब्रिटिशर्स को टैक्स वगैरह ये सब देते थे, तो उनका पैसा उसी में जाता था। क्लियर? एंड देखिए वही बात आ गई, वही बात आ गई देखिए। एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, यानी कि आपके खादी क्लोथ वाज ओपन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मील क्लोथ। आपके खादी के जो वस्त्र होते थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे इन कंपैरिजन टू, कौन से क्लोथ से कंपैरिजन करो, जो क्लोथ आपके मील में बन रहे थे। एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। ठीक है, पुअर पीपल इस खादी के कपड़े को नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हाउ देन कुड दे बॉयकॉट द मील क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, तो कब तक आखिर वो मील क्लॉथ को बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि खादी बहुत ज्यादा महंगा है, ऑल्टरनेटिव कोई ऑप्शन है नहीं। तो गांधी जी ने तो बस बोल दिया कि भैया खादी को बॉयकॉट करो, वो खादी को फॉलो करो और बाकी चीजों को बॉयकॉट करो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को भी क्या करा, धीरे धीरे करके बॉयकॉट करवा। ठीक है, और उसका भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देखिए, फॉर द मूवमेंट, अगर कोई भी मूवमेंट बेटा आपको सक्सेसफुल बनाना है तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप सो दैट दे कुड बी यूज्ड प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वन। तो हमको ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन बना के रखने चाहिए थे, ताकि जब हम ब्रिटिश चीजों का, ब्रिटिश गुड्स का या ब्रिटिश स्कूल्स का, ब्रिटिश इन चीजों का, जो भी ब्रिटिशर्स की चीजें थी उनको अगर बॉयकॉट करवाएं, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए। और जो लोग उन चीजों को छोड़ के आ रहे हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूशन में या इंडियन बिल्डिंग्स में काम करें। क्लियर? उसके बाद क्या है, दीज वर स्लो टू कम अप, लेकिन ये चीजें आ तो रही थी लेकिन बहुत स्लो आ रही थी। और आम लोग जो बॉयकॉट करके आए थे, स्कूल छोड़ के आए हैं, कोई लॉयर प्रैक्टिस छोड़ के आया है, वो आखिर कब तक बिना पैसे के काम करेंगे? पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए, टैक्सेस वगैरह ये सब चीजें,
उन्हें भरनी होती थी, टैक्सेस भरने होते थे, बाकी अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती थी, तो वो कहाँ से आएंगी? क्लियर? तो इसके लिए बॉयकॉट इतना ज़्यादा संभव नहीं था। फिर उसके बाद सो स्टूडेंट एंड टीचर बिगिन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल। उसके बाद आपके जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, वापस अपने ब्रिटिश स्कूल्स में चले गए, क्योंकि पढ़ाई को साथ कंप्रोमाइज पॉसिबल नहीं है, पढ़ाई तो करवानी पड़ेगी ना। तो उनको देखा यहाँ पे मूवमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा तो निकल ही नहीं रहा था, कोई रिजल्ट तो निकल ही नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने मूवमेंट को छोड़ा और वापस अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में वो लोग वापस चले गए। कौन? स्टूडेंट्स और टीचर्स अपनी पढ़ाई करना है, ठीक है। लॉयर्स ज्वाइंट बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्स, और लॉयर्स ने भी जाके क्या करा, अपना गवर्नमेंट कोर्स वापस ज्वाइन कर लिया। क्लियर बेटा? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई भी डाउट क्वेरी हो पहली दो वीडियो से और इस तीसरे पार्ट से, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगला जो टॉपिक होगा रिवेलियन इन द कंट्री साइड का पार्ट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि रिवेलियन जो थे कंट्री साइड के अंदर, जिसके अंदर हम आपको छोटा सा एक व्यू दे देता हूँ, जिसके अंदर हम बाबा रामचंद्र की बात करेंगे, कौन थे बाबा रामचंद्र, उसके बाद अल्लूरी सीता राम राजू की बात करेंगे। तो ये जो अलग अलग मूवमेंट्स चले थे अलग अलग जगह पे कंट्री साइड में, तो उन मूवमेंट्स के बारे में बात होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अगला, तो प्लीज़ उससे पहले जो ये वीडियो बनाई है उसको पूरा देखें, कंप्लीट देखने की कोशिश करें, ठीक है। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक, तो आप लोग एक बार ट्राई करें, प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, उसके बाद आपको कैसा भी कोई डाउट है तो आप लोग क्लेरिफाई करें। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।